डेट आज 4 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सोलर पावर कैलकुलेटर एप्लीकेशन। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इसरो जल्द ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, सोलर पावर कैलकुलेटर एप्लीकेशन, जिसका नाम होगा। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो स्पेस में आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजती है, जिसकी वजह से आप कॉल मतलब अपना टीवी चला पाते हो या आप फ़ोन कर पाते हो, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ये सब। ये कहाँ पे अनाउंस किया है? देखो COP26 का समिट चल रहा है ग्लासगो में, आप सबको पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड की कैपिटल है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है भाई साहब, यूके यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है स्कॉटलैंड। तो वहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में बोल लो या स्कॉटलैंड में, बात एक ही है, क्योंकि स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है। कई सारी कंट्रीज़ को मिला के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। जैसे स्कॉटलैंड हो गया, ये देखो मैप में देख लो आप, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये यूरोप है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में दे आयरलैंड, और देखो ये आपका ये स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है ये ग्लासगो। यहाँ पे COP26 समिट चल रहा है, आप सबको पता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक डॉक्यूमेंट निकल के आया था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था। इसके बारे में डिटेल से हम अलग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इसी की मीटिंग होती है हर साल, जिसको बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वहाँ पे बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि इस एप्लीकेशन के जरिए हम सैटेलाइट डेटा यूज करके सोलर पावर के रिगार्डिंग कि सोलर पावर का किसी प्लेस में कितना पोटेंशियल है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि देखो, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है इंडिया का और यूनाइटेड किंगडम का मिलके, तो इसको भी ये प्रमोट करेगा। इसके बारे में हम स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको आपको देखना है अलग लेक्चर में देख सकते हो, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इसका मेन काम क्या होगा एप्लीकेशन का, देख सकेंगे कि कहाँ पे सोलर पावर, सूर्य से बिजली बनाई जा सकती है, कहाँ पे कितनी बिजली बन रही है और कहाँ पे कितना पोटेंशियल है और बनाने का, ये सब कुछ इस एप्लीकेशन के जरिए देखा जा सकेगा सैटेलाइट का डेटा यूज करके। नेक्स्ट है एंटी टेरर एजेंसी सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी सेटअप की है जिसका नाम है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी कि जांच करेगी, किसके रिगार्डिंग? देखो यहाँ पे जो मिलिट्री मतलब मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यू होते रहते हैं। मिलिटेंसी का मतलब है ये क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ। तो इनकी जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यहाँ से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये कुछ काम करेगी। ये जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जा रही है, एक तरह से ये जो हमारा निया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल लेवल पे, ये भी इन्वेस्टिगेशन करती है टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिस्ट वगैरह को ये ढूंढती वगैरह रहती है, मतलब देखती है कहीं पे आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं होने वाली है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं होने वाली है। तो इसके साथ मिलकर ये काम करेगी SIA NIA के साथ मिलकर। जो CID के हेड हैं वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होंगे SIA के। CID क्या है? CID के बारे में सुना होगा आपने, एक टीवी सीरियल भी आता है CID के नाम से। इसका मतलब है ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। जो स्टेट की पुलिस होती है ना, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। ये 1902 में बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और अब तक चला आ रहा है ये। जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया तो उसकी जांच करनी है तो कौन करेगा? CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो पुलिस के, स्टेट पुलिस के अंदर ही होता है ये डिपार्टमेंट। जो इसके हेड रहेंगे CID के स्टेट में, वो ही SIA के डायरेक्टर रहेंगे लद्दाख में। ये लद्दाख के लिए बनाई है ना, जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, सॉरी लद्दाख के लिए नहीं। नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देखो 2001 में बनाई गई थी ये, ताकि जो हम बाहर से जैसे डिफेंस के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं, मान लो हमें मिसाइल्स खरीदनी है या फिर हमें हेलीकॉप्टर खरीदने हैं या गन खरीदनी है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, किसी के लिए भी। तो ये जो खरीदने में करप्शन होता है ना, भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और स्पीडी डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब प्रोक्योरमेंट करने के लिए, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट का मतलब है कोई मिलिट्री के लिए सामान खरीदना, उपलब्ध कराना, इसके लिए जल्दी से डिसीजन लिया जा सके, एक अलग से ये काउंसिल बना दी। इसके हेड कौन होंगे? डिफेंस मिनिस्टर, खुद रक्षा मंत्री इसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वो जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं इसके जरिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जरिए। इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्य, टारगेट क्या है? यही टारगेट है कि जल्दी से उपलब्ध कराया जा सके कोई भी रिक्वायरमेंट है हमारी आर्म्ड फोर्स की। आर्म फोर्स में सब सारी फोर्स आती है, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, ये सब, या पैरा मिलिट्री फोर्स, जिसको भी ज़रूरत है,
ये फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं एक्विजिशन के लिए, मतलब हमें कहीं से कोई चीज़ खरीदनी है डिफेंस के लिए, वो पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। चाहे मान लो इंपोर्ट करनी है, चाहे इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड की गई है किसी कंपनी में इंडिया की में और वहाँ से प्रोक्योर करनी है, या फिर कोई फॉरेन लाइसेंस के द्वारा लेनी है, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करती है, बनाती है रूल्स वगैरह, नियम वगैरह। नेक्स्ट है आरबीआई इश्यूज रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। पीसीए का मतलब है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये अभी इशू किए हैं बैंक्स के लिए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो बैंकों को मानने पड़ते हैं जब आरबीआई इशू करती है, तो अभी जारी किए हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। क्या कहा है इसमें, देखो ये नई गाइडलाइंस होगी जो बैंक में मान लो कोई बैंक में जो मान लो कोई बैड असेट्स ज़्यादा क्रिएट हो गई है, जब बैंक में मान लो बैड असेट्स का मतलब क्या होता है, बैड असेट्स या बैड लोन बोल लो आप। जैसे मान लो किसी ने लोन ले लिया बैंक से, मान लो 10,000 करोड़ लोन लिया, ये इसे चुका नहीं पाया, वापस नहीं दे पाया बैंक को, तो ये बन गया बैड लोन या बैड असेट्स, या फिर इसे बोल सकते हो आप एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो जब बैंकों का ये सब कुछ बढ़ जाता है, एनपीए वगैरह, बैड लोन्स, या फिर और कोई मान लो लिक्विडिटी में कोई डिसफंक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करता है आरबीआई, कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, उन्हें बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करने होते हैं बैंक को, उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए आरबीआई जारी करता है। ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया है ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। कैपिटल, असेट क्वालिटी और लीवरेज, इन सब की मॉनिटरिंग करेगा। बैंक की कैपिटल पूंजी के बारे में, असेट की क्वालिटी क्या है, असेट में सारी संपत्ति आ जाती है, बैंक की जितनी भी संपत्ति, चाहे बैंक की बिल्डिंग है, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के कैपिटल है, पूंजी है, पैसा, मनी है, सब कुछ वो असेट्स में आ जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है। लीवरेज का मतलब ये है कि जो भी डेट लिया है, कर्ज लिया है, उस कर्ज का इन्वेस्टमेंट करना। देखो भाई साहब, बैंक में आप लोग जमा करते हो, मान लो ये पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये पंजाब नेशनल बैंक, या एसबीआई मान लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है। इसमें जो आप हम लोग हैं ए बी सी मान लो, ये लोगों ने पैसा जमा किया, अब इन्होंने पैसा दिया बैंक में, डिपॉजिट किया, अब जब मर्जी करे ए और बी की, ये अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि बैंक की क्या है, ये लायबिलिटी है जो डिपॉजिट कर रखा है, लायबिलिटी बोल सकते हो, या एक तरह से ये लोन ही तो हो गया, ये लोन ही तो हो गया, एक तरह से जमा है एसबीआई के पास। तो ये जो डेट है, या फिर और बैंकों ने मान लो डेट लिया है कहीं से, इसे मत मानो आप, ये लायबिलिटी है, डिपॉजिट है, समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ इसे। तो मान लो एसबीआई ने किसी बैंक से, दूसरे बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया, डेट मतलब कर्ज या लोन लिया दूसरे बैंक से, मान लो पीएनबी से ले लिया, ले लेते हैं ना, ओवरनाइट लोन ले लेते हैं। तो ये क्या है, फिर इसे ना इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं अपना दूसरी जगह पे, इन्वेस्ट मतलब निवेश, अपना पैसा लगाते हैं ताकि इन्हें प्रॉफिट हो सके, रिटर्न मिले। तो ये जो होता है डेट को लेके इन्वेस्टमेंट करना, यही है लेवरेज। यूज ऑफ डेट, डेट का यूज करना, जो कर्ज है उसका यूज करना, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे ही बोलते हैं लेवरेज। तो इनकी मॉनिटरिंग करना कि जो बैंकों ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, उसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये इसकी मॉनिटरिंग करेगा आरबीआई। इसमें देखो और भी इंडिकेटर हैं, जैसे कैपिटल, असेट क्वालिटी और लीवरेज तो हो गया, इनके साथ साथ CRAR को CIR भी बोलते हैं। CRAR का मतलब है कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशो, और CAR भी एक ही बात है दोनों का, CRR या CRA, या इसे बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोल लो, या फिर बोल लो आप ये बोल लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की ये स्पेलिंग है, एडिक्वेसी रेशो, और आपका जो ये CRAR है, ये कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशो, इधर लिख देता हूँ, वेटेड असेट रेशो। असेट वही स्पेलिंग है संपत्ति वाले की, और रेशो की आप जानती हो, रेशो कैपिटल एडिक्वेसी में भी रेशो हमने पढ़ा। तो ये क्या होता है, देखो जितनी बैंक के पास कैपिटल है और हम उसे डिवाइड कर दें रिस्क से कि कितना रिस्क है, ये हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल रिस्क अवेटेड असेट रेशो। जितना रिस्क का मतलब है कि कितनी कैपिटल इसकी जोखिम में, कितनी बैड असेट्स बन सकती है, यानी कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन सकती है, यानी कि ऐसा रिस्क हो कि जिसने पैसा ले लिया और वो लौटा ही नहीं रहा है, पैसा वापस नहीं दे रहा बैंक का, तो ऐसी कैपिटल से हम डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाएगा रिस्क एडिक्वेसी, रिस्क अवेटेड असेट रेशो, कैपिटल रिस्क एसेट रेशो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। नेक्स्ट है इक्विटी टायर 1 रेशो या फिर नेट
एनपीए रेशो, एनपीए वही है नेशनल नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और फिर लेवरेज रेशो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग करेगा। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, जो ये फ्रेमवर्क होता है बैंक के अंदर ही, कि आरबीआई एक तरह से वॉचडॉग की तरह काम करता है, देखता है वो इसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे। ये सबसे पहले आरबीआई ने 2002 में इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि बैंक का जो ये बिगड़ गया है ना, प्रॉफिटेबिलिटी का लॉस हो रहा है बैंक को, असेट क्वालिटी पुअर हो गई है बैंक की, अंडर कैपिटलाइज्ड है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए आगे, क्योंकि जिन्होंने लोन दिया वापस नहीं किया है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए ये उठाए थे कदम, ताकि बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके बैंक पे। ये फ्रेमवर्क दोबारा से फिर 2017 में रिव्यू किए, और इसमें देखो जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी रिकमेंडेशन पे दोबारा रिव्यू किए आरबीआई ने। FSDC क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, देखो ये एक संस्था है, काउंसिल है, परिषद है, ये मान लो। इसे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, अभी कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन जी, तो ये इसको हेड करती हैं। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। ये एक तरह से पॉलिसी वगैरह गाइडलाइंस बनाने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में ये एडवाइस देती है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसके रिजोल्यूशन पे और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन सब के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने दोबारा से रिव्यू किया इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को 2017 में। ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन 2011 में बनाया था। और देखो ये FSDC ये बनाया था रघुराजन भाई साहब, वही हैं जो पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। रघुराजन कमेटी बैठी थी, एक कमेटी, उसने रिकमेंडेशन की थी 2008 में। फिर 2010 में ये बनाई थी FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। और जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कमीशन है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 2011 में बनाया था BN कृष्णा, जो श्री BN कृष्णा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो इस कमीशन के हेड थे। BN कृष्णा की स्पेलिंग वही जो भगवान कृष्णा की है। तो BN कृष्णा की जो वही है जिन्होंने, ये BN कृष्णा वही है जिन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, जो गवर्नमेंट 2019 में लेके आई। इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था, ताकि इसने एडवाइस दी थी कि बैंक के कैसे दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसके आर्किटेक्चर को कैसे सुधारा जाए, कि जो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है इससे हमें छुटकारा मिले। तो जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, इन्वोक का मतलब है यूज करना, तो जब क्या होता है, देखो जो ये रिस्क होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई कुछ स्टेप लेती है। और कितने तरह की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं? 2 तरह की रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बाधाएं लगाता है, कंट्रोल करता है 2 तरीके से आरबीआई बैंकों को। एक तो मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन होती है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य, और एक तो होती है डिस्क्रेशनरी। मैंडेटरी में आती है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, जो मान लो बैंक कहीं इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, और जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के बाद जो लाभ होता है, प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिविडेंड। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है पहले तो बैंक, ये मैंडेटरी है। ब्रांच का एक्सपेंशन, कोई बैंक अपनी नई ब्रांच नहीं खोलेगा कहीं पे, जैसे मान लो दिल्ली में ब्रांच खुली हुई है, कलकत्ता में, चेन्नई में, कहीं पे, फिर जितनी ब्रांच जो खुली हुई हैं वो ही रहेंगी, आगे कोई ब्रांच नहीं खोलेगा अपनी। डायरेक्टर्स कंपनसेशन, जो बैंक के डायरेक्टर को कंपनसेशन मुआवजा मिलता है उसको भी नहीं दिया जाएगा, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये बैंकों को माननी पड़ेंगी। और डिस्क्रेशनरी का मतलब है मन मर्जी, अपना माने नहीं माने उनकी मर्जी है। तो ये डिस्क्रेशनरी रेस्ट्रिक्शन में आता है, जैसे कर्व ऑन लैंडिंग, वो चाहे तो किसी को उधार दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बैंकों की मर्जी है। लेकिन आरबीआई ये डायरेक्शन देती है कि भाई साहब अभी आप लोन मत दो, क्योंकि अभी आपके पास एनपीए बहुत ज़्यादा हो रखा है, आगे लोन मत दो। और डिपॉजिट, आगे किसी का डिपॉजिट करना है नहीं करना, डिपॉजिट बैंक में किसी का पैसा, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है बैंक की। नेक्स्ट है कि ये जो बैंक हैं, व्हाट विल ए बैंक डू इफ पीसीए इज ट्रिगर्ड, जब पीसीए लगा दिए जाते हैं तो बैंक क्या करता है? जब आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिए तो क्या करता है बैंक का अलाउ नहीं होता कि वो कॉस्टली डिपॉजिट को रिन्यू करे या एक्सेस करे, या कोई ऐसा स्टेप ले कि उनका फी बेस्ड इनकम इंक्रीज हो। बैंक देखो लॉन्च करता है स्पेशल ड्राइव, ताकि वो उनका एनपीए का जो स्टॉक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बनी हुई हो बैंक में, यानी कि जो लोगों को लोन दे दिया और वापस नहीं आया, इसको रिकवर करने के लिए कुछ मतलब मेजर्स लेता, कदम उठाता है, और नया फ्रेश एनपीए ना बनने दे, ऐसे बैंक कदम उठाता है। नेक्स्ट है कि ये अलाउ नहीं करता कि कोई नया बिजनेस लाइन में इंटर करे बैंक,
तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है कि वो नया ना तो कहीं से बोरोइंग करें यानी कि उधार लें बैंक से, इंटर बैंक मार्केट से ना तो कोई उधार लें और ना ही किसी नए बिजनेस में वो इंटर करें। ये नोट करके रखना आपको, जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये सारे बैंकों पे अप्लाई होते हैं, चाहे हमारे इंडिया के हों चाहे कोई फॉरेन बैंक हो, विदेशी बैंक हमारे इंडिया में काम करता है या उसकी कोई फॉरेन बैंक विदेशी बैंक की ब्रांच हमारे इंडिया में खुली हुई है या कोई उसकी सब्सिडायरी है, तो सबके ऊपर लागू होते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है आरबीआई पैनल ऑन एआरसी। जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिलेटेड इश्यूज। ये भी देखो उसी से रिलेटेड है, एनपीए से। जो बैंकों का एनपीए होता है जो हमने ऊपर समझा, यानी कि किसी ने लोन ले लिया, किसी आदमी ने लोन चुका नहीं पाया, वो बैंक का जो पैसा है, कैपिटल है, वो बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स। उसी को रिकवर करने के लिए ये आरबीआई ने पैनल बनाया एआरसी के ऊपर। एआरसी क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये ऐसी कंपनी होती है जो बैंकों की सहायता करती है उनका एनपीए रिकवर करने में, कि उनका एनपीए जो भाई साहब बैड लोन्स आपका लोन नहीं चुका रहे, हम उन्हें उनकी गर्दन पकड़ के लेके आएंगे और उनसे पैसा लेंगे और उनसे पैसा रिकवर करेंगे, आप अपना बैंकिंग बिजनेस देखिए। ये बैंक को बोलते हैं, यानी कि एक तरह से ऐसे हो गई ये एआरसी कि जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, एक बड़ा सा गुंडा टाइप आदमी होता है, धाकड़ आदमी, खली टाइप का, तो ये ए आदमी है और ये बी आदमी है। ए ने दिया पैसा बी को लोन में, लेकिन बी आदमी इसका ए का लोन नहीं चुका रहा, तो ए आदमी जाएगा इस सी आदमी के पास जो भाई साहब 7.5 फुट का लंबा चौड़ा अच्छा तगड़ा आदमी है, इससे कहेगा ये मेरा लोन नहीं दे रहा, तो ये जाएगा इसे मारा पीटेगा और लोन इससे ले लेगा और इसके बदले में ये कुछ पैसा ले लेगा ए से। मतलब सी से मान लो इस पर 10,000 रुपये थे, तो इसने कहा कि 1,000 रुपये मुझे दे दे, मैं ले ला के दे दूंगा, तो 1,000 रुपये दे देगा, इसके 10,000 रुपये ला कर दे देगा। यानी कि देखो इसे 1,000 रुपये का लॉस तो हुआ लेकिन इसका पैसा रिकवर हो गया। तो ऐसे कुछ एआरसी हैं, लेकिन ये भाई साहब मारना पीटना ऐसे गुंडा टाइप नहीं है, ये कंपनी सेटअप होती है एक तरह से, और ये सारा उस आदमी से डील करते हैं कि भाई साहब आप अपना पैसा वापस करो बैंक का, और ये डील करते हैं फिर एनपीए को रिकवर करने में। तो ये अभी पैनल बनाया है, पैनल का मतलब है एक ग्रुप ऑफ मेंबर बनाए हैं, एक ग्रुप होगा उसमें कुछ लोग होंगे, वो पैनल बनाया आरबीआई ने कि ये सजेशन देगा कि कैसे एनपीए को रिकवर किया जाए। सुदर्शन सेन हेड करेंगे इस कमेटी को, आरबीआई ने जो सेटअप की है, ये आदमी है भाई साहब सुदर्शन सेन जो हेड करेंगे, और ये देखेंगे कि एआरसी को कैसे दोबारा से रिव्यू किया जाए ताकि ये फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम में कुछ सुधार लेके आ सकें, और रिकमेंड करें कि जो एनपीए बढ़ रहा है बैंकों का उसको कैसे रिकवर किया जाए। सजेशन क्या दिए हैं इसने? सजेशन मतलब सलाह, एडवाइस क्या दी है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि जो स्टेट्स असेट्स हैं उनकी सेलिंग की जाए। स्टेट्स असेट्स भाई साहब वही है, एनपीए को भी बोलते हैं, बैड लोन या स्टेट असेट्स या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जो बैंकों से लोगों ने लोन ले लिया किसी ने और वापस नहीं दिया, वही है स्टेट असेट। इसकी जो सेल है एआरसी को जब दी जाए, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा जाता है ना, बैंक क्या करती हैं, बैंक करते हैं कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती हैं। तो जब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेती है इससे लोन को जो एनपीए बना हुआ है, अब ये डील करती हैं, अब बैंक अपनी जो ये है ना बैलेंस शीट से इसको डिलीट कर देता है, राइट ऑफ कर देता है, डिलीट या राइट ऑफ। अब ये डिलीट कर देता है तो बैंकों का जो एनपीए इसके बैलेंस शीट से हट जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब एआरसी की है। क्योंकि एआरसी मान लो 10,000 करोड़ का लोन था, एआरसी ने ले लिया, एआरसी ने कहा भाई साहब मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन आपको 10,000 करोड़ में से सिर्फ मैं 9,000 करोड़ लूँगा और 1,000 करोड़ अपने पास रखूँगा। तो अब ये देखो 9,000 करोड़ ये दे देगा इसे रिकवर करके, और इसे 1,000 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। अब देखो ये एआरसी ने और क्या सजेशन किया है, एक तो क्या कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको रखो, स्टेट असेट को सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए ऑनलाइन इंटरनेट पे, और एआरसी को अलाउ करो कि वो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं उन पे एक्ट करे। और आईबीसी प्रोसेस के दौरान जब देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का प्रोसेस चल रहा होता है कि किसी से मान लो कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट वही है भाई साहब, उस आदमी को बोलेंगे बैंक से लोन ले लिया और वो चुका नहीं पाया, उस ए आदमी को, ए या बी आदमी को बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गया, ये दिवालिया हो गया, अब इसके पास भाई साहब पैसा नहीं है बैंक का वापस लौटाने के लिए। तो ये स्कोप है, सरफाइसी एक्ट बनाया था एक 2002 में गवर्नमेंट ने, उसके जरिए ये एआरसी बनाई थी। इसका सेक्शन 5 है जो ये परमिट करता है कि एआरसी को और एक्सपेंड किया जाए ताकि ये जो फाइनेंशियल असेट्स है, ये जो भी फाइनेंशियल असेट्स है जैसे एआईएफ की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है किसके बिहाफ में, म्यूचुअल फंड के में, या एनएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या फिर एचएफसी हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी,
इन सब की फाइनेंशियल असेट्स है उनको एक्वायर करे और ये जो भी एनपीए वगैरह हो गया उसको रिकवर करे। ये देखो 500 करोड़ से अबव 2 बैंक अप्रूव्ड कर सकते हैं अगर उनकी एक्सटर्नल वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो क्या है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिक्विडेशन वैल्यू क्या होगी एंड फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। लिक्विडेशन का मतलब है मनी सप्लाई, ये वैल्यू क्या होगी, 2 बैंक का अगर मान लो एक्सटर्नल वैल्यूअर्स ये 500 करोड़ से ज़्यादा है उनका अकाउंट, तो ये डिसाइड कर सकते हैं 2 बैंक मिलके। नेक्स्ट सजेशन ये दिया है कि फाइनल अप्रूवल जो होगा, मान लो कोई रिजर्व प्राइस का फाइनल अप्रूवल देना है तो वो हाई लेवल कमेटी करेगी, उसके पास पावर होगी कि वो लोन को राइट ऑफ करना है नहीं करना है, ये अप्रूवल देगी। ये एक रिजर्व प्राइस के फाइनल अप्रूवल के लिए कमेटी देगी, एक कमेटी बैठेगी, वो देगी कि कब राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है बैंक जब अपने लोन को बैलेंस शीट से हटाता है, बैलेंस शीट का मतलब है उसके रजिस्टर में लिखा हुआ है ना बैंक में कि इतना लोन मैंने ए आदमी को दिया था और ये वापस नहीं आया, तो वो लोन को राइट ऑफ करना है नहीं करना है, ये सजेशन देगी हाई लेवल कमेटी। तो ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या हुई जो हमने ऊपर डिस्कस किया भाई साहब, वही है। ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में। ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को रिकवर कराने में फ़ायदा करती है बैंक का, उससे बैंक से ले लेती है, फिर बैंक का काम हट जाता है, बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटा देता है, क्लीन अप कर देता है उसको, और फिर इनका काम होता है रिकवर करने का। ये देखो आरबीआई के पास रजिस्टर होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और आरबीआई इनकी रेगुलेशन के लिए रूल बनाता है। लीगल बेसिस क्या है इनका, देखो सरफाइसी एक्ट 2002 में बनाया था। सरफाइसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो इसके द्वारा ये एआरसी बनाई गई थी हमारे इंडिया में। सरफाइसी एक्ट हेल्प करता है कि बैड असेट्स को रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये एआरसी बनाई जाए, ताकि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना कि इनका जो लोन का इशू है ना ये कोर्ट में ना जाए, क्योंकि कोर्ट में तो भाई साहब ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए होते हैं ना। तो ये अगर इसके भी कोर्ट में केस जाएंगे तो पता नहीं कितने साल में होगा, आदमी मर भी जाएगा और उसका लोन रिकवर नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट से बाहर ये रिजोल्यूशन करने के लिए आरबीआई के पास रजिस्टर होते हैं एआरसी, और आरबीआई के पास पावर होती है इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके लिए नियम बनाने के लिए। कैपिटल कितनी नीड होती है जब कोई एआरसी बनानी होती है, देखो कोई भी मान लो आदमी एआरसी बनाएगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ रुपए होने चाहिए भाई साहब उसके पास। 2016 में अमेंडमेंट किया था इसमें, लेकिन 2017 में फिर इसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया कि अगर किसी को एआरसी बनानी है तो उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी वो एआरसी बना पाएगा, और फिर वो बैंकों से लोन जो एनपीए उसको लेगा और रिकवर करेगा किसी और आदमी से। समझ गए, कोई भी बना सकता है भाई साहब, बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी, 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। आपके पास है तो आप भी बना लो। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें यह कहा था कि एआरसी को 15% अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हमने ऊपर समझा था क्या होता है, तो इसका 50% रखना पड़ेगा, मतलब इतना पैसा उनके पास होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का 15%। इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये एक्ट है, पूरा नाम है इसका शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006। हमारे जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज में अभी इसलिए, देखो इसको हम स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे बस। प्रेसिडेंट ने पावर दिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख को, लद्दाख के जो एलजी है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको पावर दिया आर्टिकल 239 क्लाउज 1 के अकॉर्डिंग। एम्पावर किया है कि भाई साहब आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करो और डिस्चार्ज करो फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के। कौन से एक्ट के अंदर, ये 2006 का एक्ट है जो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस एक्ट से देखो भाई साहब पिछले 5-6 सालों में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। 2017 में, 2018 में, 2019 में पूछा है इस एक्ट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एलजी को बोला है प्रेसिडेंट ने। तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 2006 में पास हुआ ये एक्ट। जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ड्वेलर्स बोलते हैं भाई साहब ड्वेलिंग कम्युनिटी या ड्वेलर्स, मतलब जो निवासी होते हैं, कोई भी निवासी, आप भी ड्वेलर्स हो, अपने गाँव में या शहर में रहते हो, ड्वेलर्स हो आप, निवासी। ये कहाँ के निवासी हैं, फॉरेस्ट के, जंगल के निवासी हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर की बात हो रही है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी या फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ट्रेडिशनल का मतलब है बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके अधिकारों को, या यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, वो ट्राइब हैं ट्राइब नहीं है, तो ये इसमें डिफाइन किए गए हैं एक्ट में। तो क्या कहा है इसमें, 3 तरह के राइट दिए हैं। टाइटल राइट, टाइटल राइट का मतलब है ओनरशिप। देखो जो ट्राइबल्स हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं शेड्यूल ट्राइब में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते, अनुसूचित जनजाति में नहीं आते, एसटी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो जंगलों में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं बहुत सालों से।
13 दिसंबर 2005 से पहले रह रहे हैं, ये कट ऑफ डेट आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 2005 से वो रह रहे हैं, उन्हें मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का राइट दिया जाएगा लैंड का, मतलब उनके नाम पे 4 हेक्टेयर की भूमि रखी जाएगी, मैक्सिमम होगा ये, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम तो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, तो ओनरशिप राइट दिए जाएंगे उन्हें, लैंड के राइट दिया जाएगा। और उन्हें साथ साथ देखो नई लैंड कोई ग्रांट नहीं की जाएगी, जिस पे वो ऑलरेडी रह रहे हैं ना, वही लैंड पे उन्हें 4 हेक्टेयर का ओनरशिप राइट दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, मालिकाना हक। नेक्स्ट है यूज राइट। यूज राइट में ये होगा कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे जंगलों में पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनमें गोंद लगा होता है, ये जंगलों से कोई फल गिर गया, उस फल को यूज कर सकते हैं, गोंद तोड़ सकते हैं, गम, गोंद मतलब गम, GUM, अंग्रेज लोगों के लिए गम, हिंदी वालों के लिए गोंद। तो ये जो भी माइनर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के राइट हैं, वो राइट उनके पास हैं। या फिर वो मान लो पशु चराना चाहते हैं, ग्रेजिंग राइट, ग्रेजिंग का मतलब पशु चराना, ग्रेज। और पेस्टोरेलिस्ट रूट्स, यानी कि जो अपने पशु के साथ जाते हैं और पशुओं को चराते हैं, वो भी उनको अधिकार है वहाँ पे ये सब एक्टिविटी करने का। नेक्स्ट है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। मान लो किसी को इलीगल इविक्शन कर दिया, अवैध तरीके से निकाल दिया फॉरेस्ट से, जंगलों से, और फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो भाई साहब उसको सुख सुविधाएं दी जाएंगी और उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसको कहीं और दूसरी जगह घर बना के दिया जाएगा ताकि उसको प्रोटेक्शन की जा सके। और दूसरा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, उनको भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की जाएगी और उन्हें बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो 3 तरह के राइट दिए हैं। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। देखो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर जो रहते हैं जंगलों में, इनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें कौन कौन को अधिकार दिया जाएगा, कि किसको 4 हेक्टेयर की भूमि दी जाएगी, किसको नहीं। फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लाउज C के अकॉर्डिंग, इसमें देखो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब है वो एलिजिबल है राइट लेने के लिए, लेकिन 3 कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। वो कौन सी? पहला देखो, एक तो वो शेड्यूल ट्राइब हो उस एरिया में जहां वो राइट क्लेम कर रहे हैं कि हमें 4 हेक्टेयर की भूमि चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आनी चाहिए, ST कैटेगरी में। नेक्स्ट है वो 13 दिसंबर 2005 से पहले फॉरेस्ट में रह रहे हों यहाँ पे, तभी उन्हें दिया जाएगा। और उनकी जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हो, फॉरेस्ट लैंड पे या फॉरेस्ट पे, जंगलों से ही उनका जीवन यापन चलता हो। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। फिर क्या होगा अगर कोई मान लो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आता, ST कैटेगरी में नहीं आता, फिर क्या होगा? उसके लिए भाई साहब 2 कंडीशन है, ये कंडीशन है 2, कि वो 75 सालों से रह रहा हो, 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 सालों से रह रहा हो उस वहाँ पे जंगल में, और उसकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंड हो। ये 2 कंडीशन उसके लिए हैं। रिकॉग्निशन की प्रोविजन क्या, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनके राइट को? देखो जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, जैसे विलेज है, गांव, गांव के जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार है, उन सबको मिला के बोलते हैं ग्राम सभा। और विलेज असेंबली, जो पंचायत होती है वैसे विलेज की, पंच और सरपंच को मिलाकर विलेज असेंबली बोलते हैं। ग्राम सभा या विलेज असेंबली ये प्रोसेस इनिशिएट करेगी कि कौन से आदमी को राइट दिए जाएंगे जंगलों में। फिर ब्लॉक लेवल पे एक सब डिवीजन या तालुका लेवल पे होगी एक कमेटी, वो स्क्रीन करेगी, वो अप्रूवल देगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, और इसके बाद फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आएगा, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आएगा, और 3 इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकल बॉडी से इस लेवल पे। ये कमेटी सुनेगी इनकी अपील और देखेगी किसको अधिकार देना नहीं देना। ये चीज़ नोट करके रखनी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित। ये 2019 में भाई साहब ऐसे ही पूछ लिया था कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे दिया हुआ है। उसका आंसर था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। बस इतना सा आपको बताना था, 2 नंबर पक्के। तो यही थे भाई साहब आज के टॉपिक बस।